बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। ये वीडियो लिनोवो थिंकपैड X230i की फैक्ट्री बायोस को ओपन सोर्स कोरबूट बायोस से रिप्लेस करने वाली वीडियो सीरीज़ की तीसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे हमने जो फैक्ट्री बायोस कंटेंट्स एक्सट्रैक्ट किए थे उनको इस्तेमाल करके हम ओपन सोर्स कोरबूट को कंपाइल कर सकते हैं। और इससे अगली वाली वीडियो जो कि गालिबन इस सीरीज़ की आखिरी वीडियो होगी, उस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो इस वीडियो में कंपाइल शुदा कोरबूट है उसको कैसे हम X230i की बायोस चिप्स पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में हमने एक चिप के कंटेंट्स को कॉपी किया था। दो चिप्स थी, एक चिप 4 MB की थी और एक चिप 8 MB की थी। हमने 4 MB की चिप के कंटेंट्स को कॉपी किया था और 8 MB की चिप्स के कंटेंट्स को कॉपी करने का तरीक़ाकार बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कि 4 MB वाला, तो इसलिए हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन मैं चूँकि दोनों को कॉपी कर चुका हूँ तो इसलिए हम प्रोसेस को वहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास बॉटम चिप रोम और टॉप चिप रोम, ये वो दो फाइल्स हैं जो कि बॉटम चिप और टॉप चिप के कंटेंट्स को होल्ड करती हैं। हम इन दोनों चिप के कंटेंट्स को मिला के एक सिंगल फैक्ट्री बायोस रोम फाइल क्रिएट करेंगे और उसको क्रिएट करने के लिए हम कैट की कमांड यूज़ करेंगे। हम ऐसा करते हैं कि हम इसको डिलीट कर देते हैं और हम कैट और बॉटम चिप रोम और टॉप चिप रोम और हम आज की डेट यूज़ कर लेते हैं कि X230i BIOS.ROM। ये हम एक सिंगल फाइल क्रिएट कर रहे हैं 4 MB और 8 MB की चिप से जो हमने कंटेंट्स को एक्सट्रैक्ट किया था। ये वो फाइल है जिसको लेके हम आगे चलेंगे और इसके ज़रिए से हम कोरबूट को कंपाइल करेंगे। कोरबूट को कंपाइल करने के लिए हम सबसे पहले कोरबूट की रिपॉजिटरी को क्लोन करेंगे। https review कोरबूट और हम इसको भी आज की डेट के हिसाब से कोरबूट टेस्ट फोल्डर में सेव करेंगे। हम इस फोल्डर के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे हम सब मॉड्यूल्स को अपडेट और इनिशियलाइज कर लेते हैं।
नेक्स्ट स्टेप में हम क्रॉस जीसीसी कंपाइलर को i386 सपोर्ट के साथ बिल्ड करेंगे। क्रॉस जीसीसी i386 CPUs $. अगले स्टेप में हम क्रॉस जीसीसी कंपाइलर को 64 बिट सपोर्ट के साथ बिल्ड करेंगे। हमारे पास ये स्टेप कंप्लीट हो गया है। इससे अगले स्टेप में हमारे पास जो फैक्ट्री बायोस फाइल है उसके अंदर से हम मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स एक्सट्रैक्ट करेंगे और उन्हीं कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करके हम कोरबूट को कंपाइल करेंगे। उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम कोरबूट में ही एक अवेलेबल टूल IFD टूल को इस्तेमाल करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होता है। टूल में जाते हैं और IFD टूल, ये टूल है, हम इसको कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइलेशन के बाद हमारे पास ये IFD टूल की बाइनरी है जो ग्रीन कलर में नज़र आ रही है। IFD टूल को हम जो हमारी फैक्ट्री बायोस रोम फाइल है वो एज एन इनपुट देंगे और IFD टूल हमें उस इनपुट से जो कंपोनेंट्स हमें चाहिए उनको अलहदा करके दे देगा। X230i BIOS रोम, ये वो कंपोनेंट्स हैं जो कि IFD टूल ने हमें अलहदा करके दे दिए हैं। इसमें फ्लैश डिस्क्रिप्टर है, बायोस है, इंटेल मैनेजमेंट इंजन फर्मवेयर है और गीगाबिट ईथरनेट फर्मवेयर है और प्लेटफॉर्म डाटा है अनयूज्ड। अब हमें इन
कंपोनेंट्स के नाम को तब्दील करना है ताकि हम इनको कोर बूट में सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। ये सारे कंपोनेंट्स डॉट बिन फाइल्स हैं, हम चेक कर लेते हैं। स्टैटिक डॉट बिन, आप देखेंगे इसमें फ्लैश रीजन है, फ्लैश रीजन 0, फ्लैश डिस्क्रिप्टर बिन है और बायोस है, इंटेल मैनेजमेंट इंजन वगैरह है। हम इनके नामों को सेट कर लेते हैं ताकि हम इनको प्रॉपरली कोर बूट में इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए हम एक छोटी सी बैश लूप यूज़ कर लेते हैं। ये नामों को मुख्तसर करने का एक मेथड है। अगर आपको पास इससे कोई ईजियर मेथड हो तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि ये जो बिन फाइल्स हैं उनके नाम थोड़े से शॉर्ट हो गए हैं। अब ये gb.bin हो गया है, me bin, फ्लैश डिस्क्रिप्टर और बायोस बिन वगैरह। फ्लैश डिस्क्रिप्टर को अभी हमने थोड़ा सा और शॉर्ट करना है, हम इसको चेंज करेंगे खाली descriptor डॉट बिन से descriptor डॉट बिन। ये अब हमारे पास जो कंपोनेंट्स हमें फैक्ट्री बायोस में से चाहिए थे वो सारे आ गए हैं। अब हम इन कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हुए कोर बूट को कंपाइल करेंगे और फिर उससे हम एंड रिज़ल्ट हमारा ये होगा कि हमारे पास एक और इसी तरह की रोम फाइल होगी जो कोर बूट बेस्ड ओपन सोर्स रोम फाइल होगी। तो इससे नेक्स्ट स्टेप में हमें हम ये सारी बिन फाइल्स को उनकी प्रॉपर लोकेशन पे कॉपी करेंगे। प्रॉपर लोकेशन ऐसा करते हैं कि बेस फोल्डर में चले जाते हैं और इसमें हमारे पास अगर आप देखें थर्ड पार्टी, इसमें ब्लॉब्स और मेन बोर्ड का फोल्डर है हमारा जो कि X230 लिनोवो बेस्ड मेन बोर्ड है। तो इसलिए हम चेक कर लेते हैं कि लिनोवो का फ़ोल्डर इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर हम क्रिएट कर लेंगे। लिनोवो का फ़ोल्डर इसमें अवेलेबल नहीं है तो हम लिनोवो और उसके अंदर फिर X230i का फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। X230i, अब हमारे पास ये देखिए लिनोवो और X230i का फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। अब जो हमारे पास बिन फाइल्स थी जो हमने थोड़ी देर पहले IFT टूल के ज़रिए जनरेट की हैं, उन सारी फाइल्स को हम X230i फ़ोल्डर के अंदर कॉपी कर देंगे। cp util IFT tool static.bin, हम वर्बोज मोड यूज़ कर लेते हैं ताकि हमें पता लगे कि फाइल्स जो प्रॉपर फाइल्स हम चाह रहे हैं वही कॉपी हुई हैं। और इसमें हम थर्ड पार्टी मेन बोर्ड में लिनोवो X230i यूज़ कर लेते हैं। ये वो सारी फाइल्स बायोस बिन, डिस्क्रिप्टर, GB और ME बिन, ये सारी कॉपी हो गई हैं। अब कोर बूट को कंपाइल करने से पहले एक आखिरी स्टेप हमने करना है, जिसके बाद हम कोर बूट के जो मेन कंपाइलेशन स्टेप है उसको अटेम्प्ट करेंगे या उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कि हम UEFI बेस्ड बायोस यूज़ करना चाह रहे हैं, इसलिए हम TianoCore पेलोड को इस्तेमाल करेंगे। बायोस कोर बूट के ऊपर आप मुख्तलिफ़ किस्म के पेलोड्स इस्तेमाल करते हैं जो एक्चुअली बायोस के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। जो दो सबसे मशहूर हैं उनमें C बायोस है
जो कि ट्रेडिशनल बायोस बेस्ड सेटअप है, और TianoCore है जो कि UEFI बेस्ड सेटअप है। हम TianoCore यूज़ करेंगे, और आइए हम देखते हैं कि कैसे हम कोरबूट की एक्चुअल कंपाइलेशन में TianoCore को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और फिर हम फाइनल रोम फाइल जनरेट कर सकते हैं। ये हम बेस फोल्डर में है, कोरबूट के बेस फोल्डर में। इसमें हम कॉन्फ़िग फाइल जनरेट करेंगे, और कॉन्फ़िग फाइल जनरेट करने के लिए हम एक मेन्यू कॉन्फ़िग रन करेंगे। इसमें सबसे पहले जनरल सेटअप है। जनरल सेटअप में कंपाइलर टू यूज़ GCC ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, और यही हम यूज़ करेंगे। इसके बाद एक ऑप्शन जो आपको सेलेक्ट करना है वो यूज़ CMOS फॉर कॉन्फ़िगरेशन वैल्यूज़। एक हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं। कंप्रेस रैम स्टेज विद LZM में ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है, इनको भी आप ऐसे ही रहने दें। इसके अलावा कोई और ऑप्शन जो कि हमें सेलेक्ट करना है वो ये एक ऑप्शन है, स्टेज कैश फॉर ACPI S3 रिज्यूम। ये इसको हम CB में सेलेक्ट कर लेते हैं। जनरल सेटअप कंप्लीट है। अब हम वापस जाते हैं मेन बोर्ड। मेन बोर्ड में हमारे पास वेंडर लेनोवो है। लेनोवो मेन बोर्ड मॉडल X230i है। थिंकपैड X230 हम सिलेक्ट करेंगे जो कि क्लोजेस्ट है। रोम चिप साइज़ 12 MB, ये डिफ़ॉल्ट और करेक्ट ऑप्शन है। सिस्टम पावर स्टेट आफ्टर फेलियर सॉफ्ट ऑफ। चूँकि हम TianoCore को कंपाइल करेंगे तो इसके लिए साइज़ ऑफ CBFS फाइल सिस्टम इन रोम ये लेस है या कम है, ये 1 MB है। हम इसको बढ़ा के 2 MB करेंगे, क्योंकि TianoCore के लिए हमें साइज़ जो है वो लार्जर चाहिए। ओके, मेन बोर्ड भी कंप्लीट है। चिपसेट चिपसेट्स में जो ऑलरेडी सेलेक्टेड ऑप्शंस हैं उसके अलावा आप देखते हैं कि उसके अलावा आपको कौन से ऑप्शन सेलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। enable ECC if supported, beep on fatal error, be flash LEDs on fatal error, support Bluetooth on Wi-Fi cards। इसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इंटेल फर्मवेयर, ये अब वो जगह है जहाँ पे हमने जो फाइल्स IFT टूल के ज़रिए एक्सट्रैक्ट की थी उनको हम मेंशन करेंगे। ये ऑलरेडी करेक्ट लोकेशन इसकी सेलेक्टेड है। थर्ड पार्टी ब्लॉब्स मेन बोर्ड और descriptor.bin, ये वो फाइल है जिसको हमने रीनेम किया था। इंटेल मैनेजमेंट इंजन और TXT फर्मवेयर, ये भी करेक्ट है। वेरीफाई द इंटेग्रिटी ऑफ सप्लाइड, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। allow host CPU access to ME region, इसको हम छोड़ देते हैं। स्ट्रिप डाउन हम कर लेंगे। स्ट्रिप डाउन द इंटेल मैनेजमेंट इंजन फर्मवेयर, ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद गीगाबिट ईथरनेट, ये भी करेक्ट लोकेशन सिलेक्टेड है। GB गीगाबिट ईथरनेट फर्मवेयर है ये। और बूट लॉक बिहेवियर ऑलवेज लोड फॉल बैक, ये ऑप्शंस बिल्कुल सही है। इसके अलावा एक आखिरी नज़र दौड़ा लेते हैं इसके ऊपर कि कोई और चीज़ तब्दील करने की ज़रूरत तो नहीं है। CPU इसको हम बढ़ाने देते हैं। चिपसेट भी मुकम्मल है। इसके आगे डिवाइसेस, ग्राफिक्स इनिशियलाइजेशन में libgfx init,
ही हम यूज़ करना चाहते हैं वो पहले से ही सिलेक्टेड है। डिस्प्ले में हम सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे सॉरी, लीनियर हाई रेजोल्यूशन फ्रेम बफर, और इसके अलावा PCI क्लॉक पावर मैनेजमेंट को हम इनेबल कर लेते हैं, और PCI ASPM L1 सबस्टेट भी इनेबल। इसके अलावा ऐड वीडियो बायोस बाइनरी टू VBT टू CBFS, ये भी ठीक है, और ये सब कुछ भी मुकम्मल है। जेनेरिक ड्राइवर्स में हम एक तो इंटेल PCI वाईफाई अडेप्टर्स की सपोर्ट, और इसके अलावा PS2 कीबोर्ड इनिट को भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। कंसोल में अर्ली एक्सेस ठीक है, ये जो ऑलरेडी सिलेक्टेड ऑप्शंस हैं इनको हम ऐसे ही रहने देते हैं, और इसके अलावा डीबग कंसोल पे हम शो करवा लेंगे मैसेजेस पोस्ट कोड्स को। एक्सटर्नल डिवाइस को हमें भेजने की ज़रूरत नहीं है, और सेंड पोस्ट कोड्स टू एन आईओ पोर्ट, इसको भी हम ऐसे ही सेलेक्टेड रहने देते हैं, और कंसोल भी मुकम्मल हो गया। सिस्टम टेबल्स में एक ही ऑप्शन है जो ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ है, इसलिए हमें इसमें कोई तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं है। पेलोड, पेलोड में ये वो जगह है जहाँ हम TianoCore को कॉन्फ़िगर करेंगे। TianoCore सबसे आखिरी ऑप्शन, और ये सारी इंफॉर्मेशन डिफ़ॉल्ट है, और इसमें हम देख लेते हैं कि कोई और ऑप्शन। X64 टारगेट आर्किटेक्चर हमारा यही है। इसके अलावा कस्टम पेलोड कंप्रेशन, यूज़ LZM एक सेकेंडरी पेलोड, सेकेंडरी पेलोड्स में हम कोर इन्फो को और NVRAM CUI को यूज़ करेंगे, और ये भी कंप्लीट है, और पेलोड भी मुकम्मल हो गया। डिबगिंग में हम कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करेंगे। पेलोड को हम एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। TianoCore पेलोड एक्सटर्नल बिल, ये हमारी कोर बूट की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है। हम इस कॉन्फ़िग फ़ाइल को सेव कर लेते हैं। ये हमने कॉन्फ़िग फ़ाइल को सेव कर लिया, और इसके बाद हम एग्ज़िट कर जाएंगे। अभी हम चेक कर लेते हैं कि हमारी कॉन्फ़िग फ़ाइल, और साथ ही साथ हम इस की टाइम स्टैम्प चेक कर लेते हैं, ताकि ये अभी हमने जनरेट किया जी, ये हमने अभी जनरेट किया। इस के बाद प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपने मेक कमांड देनी है, और आप के पास फाइनल कोर बूट बेस्ड रोम फाइल आ जाएगी।
हमारा कोर बूट का कंपाइलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और हमारे पास सक्सेसफुल कोर बूट बेस्ड रोम TianoCore पेलोड के साथ जनरेट हो गई है। तो आइए हम जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको देख लेते हैं। अगर हम इसमें बिल्ड की डायरेक्टरी है, बिल्ड, और हम रोम फाइल्स को देख लेते हैं। इसमें एक ये Coreboot-Part ये हमारी फाइनल कंपाइल्ड इमेज है जो कि हम जो फ्लैश जिसको हम फ्लैश करेंगे चिप्स पे। अब हम इसका साइज़ देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये 12 MB की फ़ाइल है। अब हमें इस 12 MB की फ़ाइल को 4 MB और 8 MB की फ़ाइल में तोड़ना है ताकि हम उस 4 MB और 8 MB को अलग-अलग चिप्स में फ़्लैश कर सकें। इस मकसद के लिए हम एक टेम्पररी डायरेक्टरी बना लेते हैं यहाँ पे, temp, और इसमें हम कॉपी कर लेते हैं Coreboot-ROM temp, और इसको हम नाम दे देते हैं X230 Coreboot.ROM। हम इससे पहले डेट भी स्पेसिफाई कर देते हैं ताकि हमें ये याद रहे कि ये कब हमने जनरेट की है। X230 Coreboot-ROM कॉपी हो गई। अब हम टेम्प में चले जाते हैं। ये हमारे पास जो है फाइनल Coreboot और TianoCore पेलोड के साथ बायोस इमेज है। अब हमने इस बायोस इमेज को दो हिस्सों में तोड़ना है। जैसे कि हम देख चुके हैं कि ये 12 MB की है, हमें 4 MB और 8 MB की फ़ाइल्स चाहिए। इसके लिए हम यूज़ करेंगे DD इनपुट फाइल ये, और ब्लॉक साइज 1M एंड काउंट इक्वल्स 8। आउटपुट फाइल में देना भूल गया। आउटपुट फाइल इक्वल्स 20 X230i, और ये हमारी होगी बॉटम चिप डॉट रोम। हम देख लेते हैं दोबारा का साइज़। ये आप देख सकते हैं कि बॉटम चिप 8 MB की हमने अलग कर लिया है। अब हम जो टॉप चिप है उसके 4M कंटेंट्स को अलग करेंगे। हम वही कमांड दोबारा यूज़ कर लेते हैं। इसको हम कर लेते हैं टॉप, और इसमें अब काउंट की जगह हम कर देते हैं स्किप, और ब्लॉक साइज 1M है, काउंट ऑफ टॉप चिप रोम एंड स्किप 8। ये हमारे पास हमारी 4 MB की फ़ाइल आ गई है। एक दफ़ा फिर हम साइज़ को वेरीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास जो दो फाइल्स हैं टॉप चिप और बॉटम चिप, ये हमारी फाइनल प्रोडक्ट है जो कि सारे प्रोसेस के बाद हमारे पास आई है। अब सिर्फ आखिरी स्टेप है इस सारे प्रोसेस में, वो इन दोनों टॉप और बॉटम चिप रोम फाइल्स को लेके इनको हम एक्चुअल चिप्स में फ्लैश करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि क्या हमारा सारा प्रोसेस सक्सेसफुली वर्क करता है, और हम कोरबूट में अपने जो हमारे पास जो X230 है उसको बूट कर सकते हैं या नहीं। आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और क्योंकि इस वीडियो में जो हम चीज़ें कवर करना चाह रहे थे वो सारी कवर हो गई हैं।
अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है वो इस सीरीज़ की आखिरी वीडियो होगी, जिसमें हम एक्चुअल फ्लैशिंग करेंगे इस जनरेटेड इमेज के साथ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका इस वीडियो के बारे में कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे वो सवाल पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।